हेलो एवरीवन, मैं सर आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा पहला लेक्चर है अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग WIP मेथड, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक फीफो मेथड होता है और एक वेटेड एवरेज मेथड होता है। तो आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। फीफो मेथड का एक छोटा सा कैलकुलेशन लेंगे। ठीक है, कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, कैसे कैसे उसको कैलकुलेट किया जाए, प्रोसेस अकाउंटिंग कैसे बनाया जाए, उसके हिडन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, वो सब हम लोग आज पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए एक छोटा सा प्रोसेस अकाउंटिंग बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर कैलकुलेशन होते हैं, कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करना रहता है। अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहोगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। आज का छोटा सा कैलकुलेशन, उसके बाद का लेक्चर 2 में थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन, ठीक है, जिसमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का कैलकुलेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में खास करके स्पेशली फॉर द TYBF के ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग में TYBCOM को भी है, लेकिन इसमें WIP मेथड नहीं है। फिलहाल के लिए उनको स्केप रखा हुआ है TYBCOM के लिए, लेकिन TYBF के लिए कंपलसरी चैप्टर्स है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग में WIP मेथड। WIP मेथड में दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फीफो, एक होता है वेटेड। तो फीफो के हिसाब से किस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग को बनाया जाए, मतलब प्रोसेस अकाउंट को बनाया जाए, और WIP मेथड मतलब वेटेड एवरेज मेथड्स में किस तरह से वही सेम रहता है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थोड़ा चेंज होगा, अलग रहेगा कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है कि एक प्रोसेस से निकल करके दूसरे प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस से निकल करके तीसरे प्रोसेस में, मतलब अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग करना हो, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जगह पे यूज होता है। ठीक है, मतलब प्रोसेस वन, किसी भी चीज को अगर प्रोसेस करना हो, किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर ये मार्कर है, तो मार्कर को अगर प्रोसेस करना हो तो मार्कर का सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल्स। तो उसको प्रोसेस वन में उसको कुछ मटेरियल डाल के उसको कुछ शेप में, स्ट्रक्चर में लेके आके फिर वो सेकेंड प्रोसेस में जाएगा, जहाँ पे उसका अपना और प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, जस्ट लाइक उसको शेप दिया जाए, उसको इंक भरा जाए, देन फाइनल थर्ड प्रोसेस में उसका जो पैकेजिंग वगैरह हो, ठीक है, लेबलिंग वगैरह हो, वो सब करके फिर फाइनल फिनिश गुड्स उसको नाम देते हैं। तो उसी तरह से प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री हर एक चीज में होता है। किसी किसी में प्रोसेस वन होता है, प्रोसेस टू दो प्रोसेस में खत्म होता है, किसी किसी चीज को बनाने के लिए प्रोसेस चार प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो जितना प्रोसेस की, जितना एज पर द मटेरियल कैपेसिटी, एज पर द मटेरियल फॉर्म, उतने प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है फीफो एंड वेटेड। तो आज के दिन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फीफो, प्रोसेस कॉस्टिंग अंडर फीफो मेथड। ठीक है, फीफो में किस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग को प्रिपेयर किया जाए, प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरह से बनाया जाए। क्लियर है? तो स्टेप्स याद रखो। अगर आपको सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना है तो स्टेप्स याद रखो। इसके अंदर हमें करना क्या है, कौन सी चीजों को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, और यह प्रोडक्शन बोल सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, नंबर पहला, सबसे पहला इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट करना है। स्टेप 2, सेकेंड जो रहेगा उसको बोलेंगे कॉस्ट पर यूनिट्स। दूसरा निकालना है कॉस्ट पर यूनिट्स। तीसरा निकालना है नंबर 3 कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ठीक है, इन तीन चीजों के बेस पे हमारा क्या आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग बनेगा। मतलब इसका मतलब क्या है सर, नया नया वर्ड दिख रहा है, क्या निकालना है? कुछ नहीं, इसमें आपको निकालना है यूनिट्स, इसमें आपको निकालना है रेट पर यूनिट्स, और इसमें आपको निकालना है कॉस्ट, मतलब वैल्यू। सर ये कहीं कहीं तो देखा लगता है, कहीं तो देखा हुआ लगता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू वैल्यू की, तो ये वही चीज है। अंडरस्टूड? मतलब एक स्टेप से आप क्या निकालो, एक स्टेप से आप इक्विवेलेंट यूनिट को निकालो, मतलब कितने यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, कहां कहां पे, किन किन चीजों पे। दूसरी चीज में आप क्या निकालो, रेट निकाल लो ऑन पर्टिकुलर यूनिट्स का। ठीक है सर, इसके लिए तो हमको यूनिट चाहिए, ठीक है ना, यूनिट्स यहां से मिल गया। पहले चीज से क्या निकाला हमने, यूनिट्स। दूसरी चीज को क्या निकालना है, रेट पर यूनिट, यहां से यूनिट ले लो और डिवाइड कर दो। ठीक है, तीसरी चीज में क्या निकालना है, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, मतलब कॉस्ट वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू कैसा आएगा, यूनिट आ गया था हमारे पास, रेट आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू कॉस्ट। मतलब यही यूनिट्स को यहाँ पे अप्लाई करना है, ये रेट्स को यहाँ पे अप्लाई करना है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट। अरे सब बहुत इजी हो गया। ठीक है, इजी तो है ही पहले से, खाली बस नाम थोड़ा
टेढ़ा मेढ़ा दे देता है। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स। दूसरा क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट। तीसरा क्या निकालना है, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, मतलब कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 बनेगा हमारा प्रोसेस अकाउंट। स्टेप 5, इफ एनी एबनॉर्मल गेन अदरवाइज एबनॉर्मल लॉस आया तो। ठीक है, अगर इफ एनी एबनॉर्मल गेन आया और एबनॉर्मल लॉस आया तो सर ये कैसे आता है, इसको कैसे पता लगाते हैं। कोई बात नहीं, देखो शुरुआत कैसे होती है। मान लो ये प्रोसेस अकाउंट है, ठीक है, हम एक प्रोसेस अकाउंट देख रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास ओपनिंग मटेरियल करके अगर हुआ तो, इफ एनी, ठीक है, ओपनिंग मटेरियल हमने रखा है प्रोसेस 1 में। ठीक है, तो ओपनिंग मटेरियल के साथ, उसके साथ उसमें प्रोडक्शन डालने के लिए हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कुछ मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल मटेरियल। प्रोसेस 1 में एडिशनल मटेरियल डाल दिया, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। इनको ऐड करने के बाद ये हो जाते हैं टोटल मटेरियल। इसका मतलब टोटल इनपुट। ठीक है, टोटल इनपुट में हमें पता है कि बेसिकली लॉस होता ही है, बेसिकली कोई भी प्रोसेस में लॉस होता ही है, और हमको जब पता ही है लॉस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। ठीक है, उतना तो पता होने के बाद हमको इतना पता चलता है कि जो बन के मिलेगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड आउटपुट, कि इतना तो हमको मिलना ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि आप चक्की पे, ठीक है, जो गेहूं पिसता है चक्की पे, अगर आप गेहूं पिसवाने के लिए लेके जाओ 10 किलो या 15 किलो, आपको क्या एग्जैक्ट उतना ही मिलता है क्या, नहीं। ठीक है, उतना तो कभी नहीं मिलता। क्लियर है। मान लो आप लेके गए, आपके पास पहले कुछ पड़ा था, फिर आपके पास पहले 5 किलो पड़ा था, फिर 10 किलो पड़ा था, टोटल कितना हो गया, 15 किलो हो गया, टोटल इनपुट आपने लगाया। ठीक है, और इतना तो पता है कि जहां पे एक बार चक्की वाले के पास गया तो उतना कुछ तो लॉस होना ही है, जो हवा में उड़ जाता है, जो नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब उसका मतलब बता दो, होना ही होना है। मतलब आपको एग्जैक्ट 15 बन के मिलेगा क्या, नहीं सर 15 तो नहीं बन के मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 14। अरे 1 किलो चला जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, 1 किलो तो होता है क्या खत्म, नहीं। मतलब आपको हो सकता है 14.7 केजी मिले, या 14.8 केजी मिले, या 14.9 केजी मिले, मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। 1 किलो थोड़ी ना गायब होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इतना तो पता है कि आपने 15 किलो दिया हुआ है गेहूं पिसवाने के लिए, तो आपका कुछ लॉस तो होगा, या तो चक्की वाला कभी कभी झोल मार लेता है उसके अंदर, तो उसमें नॉर्मल लॉस हो गया, उतना तो होना ही है। ये तो आपको पता ही है, कॉमन सेंस आपको पता ही है कि वो होगा ही होगा। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया था 14.7 का, आपके पास जब हैंड ओवर हुआ, आपने जब वेट चेक किया, तो आपका जो एक्चुअल आउटपुट बन के निकला वो आ गया 14.6। अरे सर और कम हो गया। तो एक्सपेक्ट कितना किया था आपने, 14.7 का, बन के कितना आया आपके पास, एक्चुअल कितना रिसीव किया आपने, 14.6, कम हो गया ना, एक्सपेक्टेड से और कम हो गया। मतलब आपने एक्सपेक्टेड आउटपुट किया था 14,700 का, और आपका एक्चुअल आउटपुट जो निकला 14.6 का। आप इसको क्या बोलोगे, एबनॉर्मल लॉस। कितने का, 0.1। तो उस एबनॉर्मल लॉस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस है या नहीं है। ठीक है, आपको वो ढूंढ के लगाना। क्लियर है, इस कैटेगरी के हिसाब से। मान लो उसके दूसरे पैटर्न में आपने एक्सपेक्ट किया था 14.7 आएगा, ठीक है, आपको रिसीव्ड हुआ 14.8, ज्यादा हो गया। ओ ज्यादा हो गया, तो कितना ज्यादा हो गया, 0.1। ये हो गया आपका गेन। क्लियर है, इसका मतलब आपके लगाए हुए टोटल आउटपुट या लगाए हुए एक्सपेक्टेड आउटपुट के हिसाब से आपका जो एक्चुअल आउटपुट बन के निकलेगा, अगर वो ज्यादा आ गया तो गेन, अगर वो कम आ गया लॉस। कौन सा लॉस, एबनॉर्मल। ठीक है, आपने सोचा इतना हुआ इतना, बस वो सोचने और होने के चक्कर में जो आपका जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। हाँ, जो होना ही है, डेफिनेटली ही होना है, उसको हम लोग नॉर्मल लॉस बोलेंगे। एक लॉस और होता है, उसको हम वेट लॉस बोलते हैं, वो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस में आता है। वेट लॉस, वेट लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या फर्क है। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जिसको हम स्क्रैप में बेच सकते हैं या भंगार की कीमत में बेच सकते हैं, जिसको रिकवर कर सकते हैं, न ही पूरा मिलेगा चलेगा, थोड़ा बहुत तो पैसा मिलेगा। ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मल लॉस बोलेंगे। वेट लॉस ऐसा लॉस होता है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। उसी चक्की वाले का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
जो हम लोग गेहूं पिसवाने देते हैं, ठीक है, गेहूं पिसवाने के बाद जो गेहूं, जो आटा बन के बाद जो नीचे गिर जाता है, कभी कभी चक्की वाले को देखा रहेगा तुमने, वो साफ करके बटोरता है, या तो किसी को बेच देता है 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, या कैसे भी कुछ तो रिकवर करता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल लॉस के बेसिस पे उसने रिकवर कर लिया, मतलब उतना भंगार की कीमत में उसने रिसीव कर लिया, कुछ नहीं तो कुछ सही। व्हाट अबाउट जो हवा में उड़ गया, उसको कवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसको बेच सकता है क्या? नहीं। वो तो होना ही है, जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मतलब जिस लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग वेट लॉस बोलते हैं। जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्लियर है? उतना कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिया नहीं रहेगा, आपको फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरे तरह से देखा जाए कि सर एबनॉर्मल को कैसे पहचाने, एबनॉर्मल लॉस को कैसे पहचाने। आपका जो नॉर्मल लॉस है, उस नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आपको होने वाला एक्चुअल लॉस, सोच समझ के, आपका जो नॉर्मल लॉस है, आपने सोचा था कि आपका नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स का होगा, बट आपको पता चला कि आपका एक्चुअल लॉस तो 80 यूनिट्स का है, 80 यूनिट्स का एक्चुअल लॉस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल लॉस। तो कंफ्यूज हो जाओगे एबनॉर्मल लॉस में, एक्चुअल लॉस, इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। अब ध्यान दो, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपका नॉर्मल लॉस इतना है, फलाना ढिमकाना है, ठीक है, और आपका एक्चुअल लॉस इतना परसेंट हो गया, ठीक है। तो उस कंपैरिजन में आपको क्या लगता है? आपका नॉर्मल लॉस 100 यूनिट का है, आपका एक्चुअल लॉस 80 यूनिट्स का है। आपने सोचा था 100 होगा, एक्चुअल कितना हुआ? 80। अरे बच गया ना, कितना बच गया? 20 यूनिट्स। ये 20 यूनिट्स आपका होगा एबनॉर्मल गेन, बच गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन, आपने सोचा था 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है, बट एक्चुअल लॉस हो गया 120 यूनिट्स, ज्यादा हो गया ना, नॉर्मल लॉस की कैपेसिटी से ज्यादा लॉस हो गया। तो और कितना लॉस हो गया? बेस का एबनॉर्मल लॉस। अब ये एक स्टेटमेंट दूसरा हो गया, मतलब नॉर्मल लॉस की कैपेसिटी से एक्चुअल लॉस ज्यादा हो गया तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की कैपेसिटी से नॉर्मल लॉस की कैपेसिटी से एक्चुअल लॉस कम हो गया, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल लॉस कैसे फाइंड करने का, एबनॉर्मल गेन कैसे फाइंड करने का, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बेसिक सीखने वाले हैं कि इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकाले, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले, और कॉस्ट अपॉर्चनमेंट कैसे निकाले, उसके साथ प्रोसेस अकाउंटिंग। इफ एनी अगर दिया है एबनॉर्मल गेन या लॉस तो उसको आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर 2, 3, 4 ऐसे में, ठीक है। सो आई होप आपको समझा रहेगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, हाउ टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। नाउ बात करते हैं स्टेप नंबर 1। आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मेट दिखता होगा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बता देता हूँ, इसके अंदर दो मेथड है, FIFO में दो मेथड है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 का कॉन्सेप्ट। जिसमें पहला मटेरियल मतलब एक मटेरियल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो दो मटेरियल के साथ सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट फोकस अबाउट इट, वन मटेरियल, एक मटेरियल के साथ सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे आके क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दो मटेरियल इन्वॉल्व हो, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं, बट फिलहाल के लिए मटेरियल 1। तो आपके स्क्रीन पे जो फॉर्मेट दिख रहा है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, दैट मींस प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें क्या कैलकुलेट करना है? एक ही चीज। क्या कैलकुलेट करना है? एक ही चीज। सर क्या निकालना है? यूनिट्स, 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 सिर्फ यूनिट, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर है? सो सी दैट क्या दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स, FIFO मेथड, ठीक है। सबसे पहला है आपका पर्टिकुलर्स में, ये स्टेप्स अगर आप लोग प्रॉपर देखोगे, फॉर्मेट आप लोग प्रॉपर रिमेंबर रखोगे, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो है आपका पर्टिकुलर में ओपनिंग WIP, यूनिट इंट्रोड्यूस, यूनिट कंप्लीटेड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन को ब्रैकेट लगाया हुआ है, और क्लोजिंग WIP, यही फॉर्मेट में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्वांटिटी रिकंसिलिएशन बनाया हुआ है, जिसमें इनपुट कितना डाला और आउटपुट कितना निकला, ये दोनों भी बनाना है आपको, इनपुट एंड आउटपुट के बेसिस पे। देन इक्विवेलेंट यूनिट्स का प्रोडक्शन, मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कैलकुलेशन, जिसमें 3 कॉलम है, बेसिकली 3 कॉलम, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बिकॉज दिस आर रिलेटेड टू डायरेक्टली प्रोडक्शन। ये चीजें डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, प्रोसेस से रिलेटेड होती है, इसके लिए ज्यादातर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, डायरेक्ट ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और मटेरियल पे लगने वाले खर्चे, ठीक है। वो तीनों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला गया है। तो हमारा कॉलम कुछ इस तरह से, अगर हमको इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है तो सबसे पहला आएगा परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंप्लीशन, मटेरियल परसेंटेज ऑफ लेबर कंप्लीशन, लेबर परसेंटेज ऑफ ओवरहेड्स कंप्लीशन, ओवरहेड्स।
मतलब तीनों चीजों का ओपनिंग में, मतलब पिछले प्रोसेस में कितना हो गया था, अभी कितना बाकी है, इस चीज में मतलब अभी करंट प्रोसेस में हमको सिर्फ करंट प्रोसेस का देखना है कि कितना कंप्लीशन बाकी है, उतना कंप्लीट करके रखेंगे। तो वो कंप्लीशन निकालेंगे कि पिछले प्रोसेस में कितना बाकी रह गया था, 100% हुआ था, नहीं हुआ था, तो जितना बाकी रहेगा वो यहाँ पे देखेंगे। कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए डब्ल्यू को मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। मतलब हो सकता है आपका जो ओपनिंग डब्ल्यू क्या होगा कि ओपनिंग डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस का ओपनिंग, मतलब पिछले प्रोसेस का क्या होगा, क्लोजिंग। तो पिछले प्रोसेस में हो सकता है मटेरियल 100% हो सकता है आपका लेबर 100% वर्क किया हो, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया हो सकता है आपका जो ओवरहेड्स हो भी 100% हुआ हो। तो अगर सब 100% है तो इस कैलकुलेशन में, इस प्रोसेस में कोई भी रिमेनिंग नहीं रहेगा, मतलब उसके ऊपर काम बाकी नहीं रहेगा। तो इसके लिए ओपनिंग को मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसका मतलब जहां भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में 100% बोल दिया तो कैलकुलेशन नहीं आएगा। हाँ, अगर 50% 60% हो चुका काम है तो इस प्रोसेस में कितना बाकी रहेगा। मान लो अगर बोला रहेगा कि 40% हो चुका था पिछले प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में, अभी के प्रोसेस में कितना बाकी रहेगा, 60%। तो 60% का कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूनिट इंट्रोड्यूस, ठीक है। यूनिट इंट्रोड्यूस का तो आपका आउटपुट नहीं रहेगा, जो बनेगा वो आपको बताऊंगा। यूनिट कंप्लीटेड, जो आउटपुट आपका आएगा हमेशा 100%, क्योंकि कंप्लीट होके जो निकलेगा वो 100% काम हुआ रहेगा, बाकी तो कुछ भी नहीं रहेगा, ऑलवेज 100%। इसके लिए आपको 100%, 100%, 100% की कैटेगरी रखी है। नॉर्मल लॉस, ठीक है, नहीं रहेगा। एबनॉर्मल लॉस, अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की कैटेगरी आ जाती है तो हमेशा 100% की कैटेगरी पे रहेगा, डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मैंने कुछ नहीं रखा हुआ है, आएगा जरूर लेकिन रखा नहीं हुआ है। क्यों? हो सकता है आपको बोला रहेगा कि 100%, तो 100 100 100 हो सकता है आपको बोला है कि 50% 60%, तो जितना परसेंट कंप्लीशन उतना ही परसेंट। ओपनिंग क्लोजिंग में थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। ओपनिंग में जो दिया रहेगा इसका मतलब पिछले प्रोसेस में कंप्लीट हुआ रहेगा, तो इस प्रोसेस में रिमेनिंग कंप्लीट होगा। 40% दिया है तो 60% आएगा, ठीक है। 50% दिया है तो 50% आएगा, 60% दिया है तो 40% आएगा ओपनिंग का। लेकिन क्लोजिंग का ये करंट प्रोसेस का है, तो जितना परसेंट दिएगा उतना परसेंट, 80 तो 80, 75 तो 75, 60 तो 60, 40 तो 40, यही कैलकुलेशन आपको समझना है, ठीक है। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स का। नेक्स्ट, चलो यूनिट तो पता लग गया, हाँ सर यहाँ से इतना इतना यूनिट मिल गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, पर यूनिट रेट निकालना है। फीफो कर रहे हैं, याद रखो फीफो कर रहे हैं। तो फीफो के लिए नेक्स्ट है, प्रॉपर फॉर्मेट जाओगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट पर यूनिट, सीपीयू, ठीक है। उसका क्या है स्टेटमेंट, करंट पीरियड का कॉस्ट, मतलब करंट जो कॉस्ट चल रहा है, करंट यूनिट इंट्रोड्यूस, मतलब जो यूनिट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो लगा रहे हो प्रोसेस में, उसका कॉस्ट, ठीक है। ओपनिंग दिया है उसका कॉस्ट नहीं, जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसका कॉस्ट, लेस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू रहेगा तो उसको माइनस करना है, तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, जो हमने सबसे पहला ये निकाला था ना इक्विवेलेंट यूनिट ईयू, उसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका रेट पर यूनिट। बहुत सिंपल है। तो सर ओपनिंग वाले का क्या करेंगे, बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है। ओपनिंग का कॉस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, वो सीधा जाएगा कहां पे, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट में, ठीक है, वहां पे जाएगा। हाँ, इसके दूसरे वाले मेथड में डब्ल्यूआईपी मतलब वेटेड मेथड में वहां पे ओपनिंग आएगा। बस यही चेंजेस आपको थोड़ा फर्क देखना है। तो पहले फीफो सीख जाओ, फीफो के बाद आपको वेटेड बहुत इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये भी सीख लिया कि कॉस्ट पर यूनिट में एज पर द गिवन फॉर्मेट, मतलब करंट पीरियड का कॉस्ट चाहिए है, नॉर्मल लॉस स्क्रैप रहेगा तो उसको माइनस करेंगे, टोटल कॉस्ट मिलेगा, और इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, मतलब रेट पर यूनिट निकालेंगे, ठीक है। हाँ सर ये भी आ गया। अभी क्या करना है, नंबर 3 स्टेप्स, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, मतलब कॉस्ट वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मेट देखो, थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मेट रहेगा, इसके लिए 2 पार्ट में रहेगा, ठीक है। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, कुछ नहीं, सबसे पहला ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो दिया था, मतलब उसका कॉस्ट यहां पे लेना है, ठीक है। जो ओपनिंग का कॉस्ट दिया था वो यहां पे लेना है कॉस्ट अपॉर्शनमेंट में, प्लस कैलकुलेशन करते समय जो इक्विवेलेंट यूनिट में ओपनिंग का कैलकुलेशन रहेगा उसका लगने वाला कॉस्ट यहां पे लेना है, ठीक है। यूनिट कंप्लीटेड का कॉस्ट यहाँ पे लेना है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का कैलकुलेशन यहाँ पे लेना है, और प्लस क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन यहाँ पे लेना है। मतलब जितने भी आपने इक्विवेलेंट में अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से निकाले थे, वो हर एक का कैलकुलेशन आपको कहाँ दिखाना है, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। कैसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट। और कौन सी कैटेगरी में, मटेरियल की कैटेगरी में, लेबर की कैटेगरी में, ओवरहेड्स की कैटेगरी में। इसके लिए आपके फॉर्मेट को सिंपल रखा हुआ है। देखो WIP एज पर द ओपनिंग गिवन, उसका कॉस्ट डायरेक्टली टोटल की कॉलम में,
ओपनिंग WIP एज पर इक्विवेलेंट यूनिट्स में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की कैटेगरी में उसका यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय उसका रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का अमाउंट प्लस, ठीक है, वो हो गया ओपनिंग। यूनिट कंप्लीटेड, मटेरियल मिलेगा, लेबर मिलेगा, ओवरहेड्स मिलेगा, उनका यूनिट मल्टीप्लाई बाय उनका रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, वो हो गया। एक आपको लाइन मार के दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, इसको हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स कॉस्ट ट्रांसफर या कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर यही होता है आपका पहला एलोकेशन ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग वाला प्लस कंप्लीटेड वाला ऐड करके जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। ये कभी कभी कोई टीचर्स आपको कैलकुलेट अलग से करने के लिए बोलते हैं, बट वाई अलग कैलकुलेशन, जब हमको फॉर्मेट में मिल जा रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन इफ एनी, अगर हुआ रहेगा तो मटेरियल, लेवल, ओवरहेड की कैटेगरी में उसका यूनिट्स, उसका रेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। क्लोजिंग WIP मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की कैटेगरी में उसका यूनिट, उसका रेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्लस करके टोटल कॉस्ट बी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस अकाउंट, ये प्रोसेस अकाउंट फिक्स्ड है, जगह फिक्स्ड है, चेंज होने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है। प्रोसेस अकाउंटिंग डेबिट में आपको मिलेगा ओपनिंग WIP, ठीक है, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स, अब उनका यूनिट, उनका रेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, जो हमने इक्विवेलेंट में लिखा था कॉस्ट अपॉर्शनमेंट में, वहां से उठा सकते हैं या तो दिया रहेगा वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल गेन हुआ तो डेबिट साइड, नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग WIP क्रेडिट साइड। जगह फिक्स है, जगह चेंज होता नहीं है, जगह चेंज होता नहीं है तो फिक्स रहेगा, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो क्या करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस हुआ तो क्या करेंगे, वो भी कैटेगरी हम लोग एज पर द क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट कैसे कैलकुलेट करें, कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करें, और कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कैसे कैलकुलेट करें। आज हम लोग बेसिक लेंगे, बेसिक, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको आऊंगा लेके कि एबनॉर्मल लॉस हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एबनॉर्मल गेन हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे विथ नॉर्मल लॉस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, तो इसलिए पहला लेक्चर बहुत जरूरी है देखने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं जगह बना लेता हूँ। क्वेश्चंस देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ए है हमारे पास, ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट्स का है, 40% कंप्लीटेड है 10,000 रुपीज में, ओके, ठीक है। और कुछ नहीं बोला है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, 40% कंप्लीटेड बोला है, 10,000 का यूनिट्स है और 10,000 रुपए में, कोई बात नहीं, चलता है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद बोला यूनिट ब्रॉट इनटू द प्रोसेस, उस प्रोसेस में और यूनिट एक्स्ट्रा लगाया 50,000 का, टोटल मिला के कितना हो गया, 10,000 पहले का था, 50,000 वापस से लगाया तो टोटल कितना हो गया, 60,000 हो गया, ठीक है। मतलब टोटल यूनिट हमारे पास 60,000 हो गया। जो प्रोसेस में 50,000 एक्स्ट्रा लगाया उसका तुमको कॉस्ट दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इसको क्या बोलेंगे, करंट कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको, करंट कॉस्ट। ओपनिंग का तो लेना नहीं है, करंट कॉस्ट लेना है, किसके अंदर, कॉस्ट पर यूनिट के अंदर आएगा। ट्रांसफर टू प्रोसेस बी में 40,000 यूनिट्स कंप्लीट करके ट्रांसफर किया है, ठीक है। मतलब ट्रांसफर टू प्रोसेस बी में कितना यूनिट डाल रहे हैं, 40,000 कंप्लीटेड यूनिट्स का, एंटायर कंप्लीटेड प्रोडक्शन का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच रहा है आपका, 20,000 यूनिट, जो कि है 75% कंप्लीटेड, ठीक है। आपका 20,000 यूनिट्स में जो 75% कंप्लीटेड बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग WIP बाय FIFO मेथड, FIFO मेथड के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल है, सिंपल मतलब दिख सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है इसमें, हैक्टिक कैलकुलेशन है। सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहला क्या करना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स, सबसे पहला इक्विवेलेंट यूनिट बनाना है। थोड़ा जगह कम रहेगा, आप थोड़ा ध्यान से करो। इनपुट, आउटपुट, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड्स, परसेंटेज ऑफ सॉरी लेबर ओवरहेड्स। ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया क्वांटिटी, किसका, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का, परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी मतलब यूनिट्स।
परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट क्या है हमारा सर? फॉर्मेट है हमारा ओपनिंग WIP, फिर उसमें आता है यूनिट इंट्रोड्यूस करके, याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है, यूनिट इंट्रोडक्शन करके, फिर आता है यूनिट कंप्लीटेड करके। सर याद करने को तो टाइम लगेगा, क्या करें? टाइम लगेगा तो लगने दो। उसके बाद आता है नॉर्मल लॉस करके, उसके बाद आता है एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद आता है एबनॉर्मल गेन। याद हो गया ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा। बस और क्या सर, और चाहिए अपने को क्लोजिंग WIP। हो गया सर, बस इतना ही, यस इतना ही है। ये हो गया इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्लियर? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट्स। अच्छा ये कैलकुलेशन है, ठीक है, उसका भी बना लेते हैं पर्टिकुलर। सर क्या क्या एक्सपेंसेस है? मटेरियल है हमारे पास, लेबर है हमारे पास, ओवरहेड्स है हमारे पास, उसके बाद टोटल। ठीक है सर, इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, करंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ करंट या करंट कॉस्ट, ठीक है, लेस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप या नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू टोटल करंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स इज इक्वल टू रेट, मतलब कॉस्ट पर यूनिट। यस सर, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है हमको चाहिए नंबर 3 कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ठीक है सर, उसका फॉर्मेट कैसा है? और ऐसा ही है, एक टोटल, दूसरा अमाउंट, रेट, यूनिट्स, यूनिट, रेट, वैल्यू और लास्ट में टोटल। ठीक है सर, शुरुआत कैसे करते हैं? नंबर 1 ओपनिंग WIP गिवन वाला, नंबर 2 ओपनिंग WIP एज पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, जिसमें क्या क्या है? जिसमें मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है। आप लोग पूरा लिखो, ठीक है। नंबर 2 यूनिट कंप्लीटेड, यूनिट कंप्लीटेड सर उसमें क्या क्या है? उसमें मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है। ओके सर, क्या मिलेगा फिर अपने को? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। अगर इन दोनों को प्लस किया तो ए कॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, उसके कितनी कैटेगरी सर? 3 कैटेगरी है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, ये 3 हो गया। ये 4 क्या रहेगा हमारा? क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है सर, पता चल गया। ये हो गया हमारा क्या? टोटल कॉस्ट। भी वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन ये है, वैसे रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है, इसको डायरेक्टली ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके बाद सर लास्ट, बच्चे लोग बना लो प्रोसेस अकाउंटिंग। उसके लिए फॉर्मेट क्या है सर? प्रोसेस कॉस्ट या प्रोसेस अकाउंट ए, यूनिट्स, रेट, वैल्यू, यूनिट, रेट, वैल्यू। आपको थोड़ा एडजस्ट करके लेना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट, रेट, वैल्यू, यूनिट, रेट, वैल्यू। सर इसका फॉर्मेटिंग क्या है? बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या आता है? बाय नॉर्मल लॉस आता है, और क्या आता है सर? एबनॉर्मल लॉस आता है, और क्या आता है सर? बाय यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आता है, और क्या आता है सर? बाय क्लोजिंग WIP आता है। ओके सर, डेबिट में क्या आता है? टू ओपनिंग WIP, ठीक है, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स, टू एबनॉर्मल गेन। ठीक है सर, हो गया।
अभी खाली स्थान भरो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक, सुडोकू खेलो। ठीक है, एक बार ये 4 फॉर्मेट आपने बना दिया एक साथ, तो बस एक साथ इसको हैंडल करना सीख जाओ, आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट्स 40% कंप्लीटेड के बेस पे। ठीक है, ओपनिंग WIP, तो इनपुट हमने कितना लगाया? हमने प्रोसेस में इनपुट लगाया 10,000 यूनिट्स का। जब भी आप फीफो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फीफो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जितना स्टॉक का आपने ओपनिंग लगाया है वो पूरा स्टॉक आपका आउटपुट में आएगा 10,000, लेकिन वेटेड में नहीं आएगा। वेटेड में स्टॉक्स कंबाइंड हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं आते। ठीक है, तो जितना आपने इनपुट लगाया वो पूरा का पूरा आपका आउटपुट बन के निकलेगा, मतलब आउटपुट में रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? दूसरा चीज क्या बोला है कि 50,000 एडिशनल डाला हुआ है, यूनिट ब्रॉट मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस। तो इनपुट में दो ही चीज, बाकी तो कुछ भी इनपुट में नहीं रहेगा। इनपुट में 50,000 यूनिट्स और लगाया, तो इस हिसाब से देखा तो हमारे पास कितने यूनिट लगा? 60,000। ठीक है, कितने यूनिट्स लगा? 60,000। इसका मतलब जो आउटपुट रहेगा वो भी 60,000 में से ही रहेगा। यस, राइट। ढूंढो दूसरा चीज है, क्लोजिंग दिया है क्या? हाँ सर, क्लोजिंग दिया हुआ है। कितना दिया है क्लोजिंग का? क्लोजिंग में 20,000 बोला है। ठीक है, एक चीज पता लग गया, हमारा क्लोजिंग में 20,000 बोला है, मतलब क्लोजिंग में 20,000 यूनिट आएगा। अब बताओ, क्या कुछ प्रोसेस में आपको, इस प्रोसेस में आपको एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन ऐसा कोई कैटेगरी दिया है? नहीं दिया, तो ज्यादा सोचने का नहीं। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो ये सब नहीं आएगा। बचेगा क्या? यूनिट इंट्रोड्यूस था ना, वो तो रहेगा नहीं। यूनिट कंप्लीटेड बन के निकलेगा, आपका यूनिट कंप्लीटेड होगा। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है स्टेटमेंट? यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ट्रांसफर्ड, कितना ट्रांसफर बोला है? यहाँ पे कर लो, कितना ट्रांसफर बोला है? 40,000 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, इतना नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। तो ठीक है, 20,000 क्लोजिंग है, तो कंप्लीट कितना किया हमने इस प्रोसेस में, बनाया कितना? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपका 60,000 होना चाहिए, तो 40 + 20 तो 60,000 ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो यूनिट कंप्लीट कितना किया ये देख रहे हो? ओपनिंग में 10,000 था, मतलब इस 40,000 ट्रांसफर में 10,000 ओपनिंग का है, तो इसका मतलब कंप्लीट कितना किया हमने? कंप्लीट 30,000 यूनिट्स का किया। बस ये डिफरेंस आपको ढूंढ के निकालना है, यही डिफरेंस, क्योंकि ट्रांसफर अलग होता है, कंप्लीटेड अलग होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको ढूंढ के निकालना है। WIP इतना वेटेड एवरेज में कंबाइंड हो जाएगा, ओपनिंग का आउटपुट नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर आपका यूनिट कितना बन के निकाला आपने, मतलब यूनिट कितना कंप्लीट किया? 30,000। हाँ सर, अब समझ में आ गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। 30,000 कंप्लीटेड है, सर ने क्या बताया था? 100%, 100%, 100%। इसका मतलब 30,000 इधर भी, 30,000 इधर भी, 30,000 इधर भी। क्लियर है? एबनॉर्मल गेन रहेगा तो भी 100%, ये 100% आपका हो गया, मतलब कंप्लीटेड यूनिट्स का 100% पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट, अब इंफॉर्मेशन देखो किस पे कितना परसेंट बोला है। ओपनिंग WIP पे बोला है 40% ही कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब पिछले टाइम पे, मतलब पिछले प्रोसेस में 40% कंप्लीट हुआ है। इस प्रोसेस में कितना परसेंट करना है उसको? 100% कंप्लीट करना है, तो कितना रिमेनिंग रहेगा? 60%। मतलब इस प्रोसेस में हम उसको 60% से कंप्लीट करेंगे। ये रहेगा आपका 60% मटेरियल का, 60% लेबर का, 60% ओवरहेड का, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि मटेरियल का कितना, ओवरहेड का कितना, लेबर का कितना है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। तो 60-60 सबका कैटेगरी। उठाओ कैलकुलेटर, और 10,000 का, 10,000 का 60%, 6,000, 6,000, 6,000। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। सीधा आ जाओ क्लोजिंग पे। आपको क्लोजिंग पे क्या बोला है, कितना परसेंट कंप्लीटेड है? क्लोजिंग पे बोला है आपको 75% कंप्लीटेड है। कौन सा कंप्लीट है, कौन सा कंप्लीटेड नहीं है? 75 बोला है, तो ठीक है, सबका 75%, 75%, 75% एंड 75%। 20,000 का 75% इंटू 75%, 15,000, 15,000, 15,000 हो गया। क्लियर है? अब टोटल कर दो, 6 + 30 + 15, 45, 51, 51,000 का मटेरियल, सब में उतना ही रहेगा। 51,000 का लेबर एंड 51,000 का ओवरहेड्स। कोई चेंजेस है ही नहीं, बस यही डिफरेंस आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट 51,000, लेबर का इक्विवेलेंट यूनिट 51,000, ओवरहेड्स का लेबर इक्विवेलेंट यूनिट 51,000। ठीक है, अब आ जाओ करंट कॉस्ट पे। यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट तो आ गया, मटेरियल का 51, लेबर का 51,
ओवरहेड्स का 51, ठीक है, टोटल नहीं करना। हाँ, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वी वांट ईयर कॉस्ट, करंट कॉस्ट, ठीक है, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। वापस रीड करो, ओपनिंग WIP 10,000 का है, ओपनिंग WIP कितने का है, 10,000 का है, हो गया, कितने यूनिट्स का, 10,000 यूनिट्स का, 10,000 कॉस्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है, दिया हुआ है, गिवन है, और कहाँ पे आता है, यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया, और कहाँ पे आता सर, यहाँ पे ना ओपनिंग WIP गिवन करके, ठीक है, 10,000 का टोटल कॉस्ट हो गया। समझा आपको कहाँ लिखना है, वो 10,000 आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 10,000 और यहाँ पे लिखना है प्रोसेस अकाउंटिंग में 10,000, ठीक है, गिवन वाले में। उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड, करंट कॉस्ट, इसको बोलते हैं करंट कॉस्ट, कितना दिया है, मटेरियल का 60,000 है, लेबर का 25,000 है, उसका 15,000 है, 60,000, 25,000, ओवरहेड्स का 15,000, ओके, करंट कॉस्ट। सर इसका डबल इफेक्ट भी तो है ना, हाँ है ना डबल इफेक्ट, कहाँ पे, ये रहा ना आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, सर मटेरियल का कितना 60,000, लेबर का कितना 25,000, ओवरहेड्स का कितना 15,000, हो गया, क्लियर है, इसका टोटल करेंगे और आगे देखते हैं। बस आगे कुछ नहीं बोला आपको, ट्रांसफर बोला है और तो कुछ नहीं बोला है। क्लोजिंग WIP में कितना बोला है, क्लोजिंग WIP में 20,000 यूनिट्स बोला है, ठीक है, बाकी का देखते हैं। और यूनिट ट्रांसफर में कितना बोला, 40,000, बाकी ना नॉर्मल है ना कुछ है। अब बस कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। क्या पूरे क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल लॉस था, नहीं सर नहीं था, ठीक है, तो इसका टोटल कितना होगा, 85 प्लस 15, 1,00,000, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट भी हमारा कितना आएगा, 60, 25, 15, क्योंकि नॉर्मल लॉस है ही नहीं, तो इस हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, 1,00,000 का। इक्विवेलेंट यूनिट आ गया था 51,000, 51,000, 51,000, ठीक है, 60,000 डिवाइडेड बाय 51,000, 1.176 है, तो 1.18, 1.18। दूसरा है 25,000 डिवाइड बाय 51,000, 0.49। तीसरा है 15,000 डिवाइडेड बाय 51,000, 0.294, 0.29, ठीक है, आगे का पॉइंट वाइज से आपको थोड़ा चेंज हो सकता है, चलो ठीक है, चेंज ज्यादा ना हो करके 1.18 प्लस 0.49 प्लस 0.29, 1.96, आपका जो टोटल रहेगा 1.96, ठीक है, अगर 50,000 से डिवाइड करोगे तो इतना आपको इतना आएगा, 51,000 से, क्लियर है, नहीं हो तो दिखा कर लो, 51,000 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 51,000, 1.96 करके आएगा, ठीक है। हाँ सर ये भी निकल गया, हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट पर यूनिट, रेट निकाल लिया हमने, गुड, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये तब तो हो गया है, मगर हमारी यहाँ पे है ओपनिंग का, तो इंफॉर्मेशन तो दे दिया। क्या हमारे पास ओपनिंग इक्विवेलेंट यूनिट में कुछ ऐसा है क्या, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, हाँ सर है ना, ओपनिंग इक्विवेलेंट यूनिट में 6,000 का मटेरियल है, 6,000 का लेबर है, 6,000 का ओवरहेड्स है, तीनों में 6,000 है, ठीक है। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं क्या, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1.96 कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, उसमें आपको समझेगा नहीं, तो क्या करो, 6,000 का मटेरियल, 6,000 का लेबर, 6,000 का ओवरहेड्स, यूनिट कंप्लीटेड में कितना है सर, यूनिट कंप्लीटेड में 30, 30, 30 का है, 30,000 मटेरियल, 30,000 लेबर, 30,000 ओवरहेड्स। सर एबनॉर्मल लॉस गेन है क्या, नहीं है, छोड़ दो। सर क्लोजिंग WIP में कितना है, क्लोजिंग WIP में 15, 15, 15 का है, मटेरियल 15,000, लेबर 15,000, ओवरहेड्स 15,000, हो गया, हाँ सर हो गया, यूनिट्स हो गया। नाउ रेट, मटेरियल का रेट कितना है, 1.18, 1.18, मटेरियल का रेट 1.18, मटेरियल का रेट 1.18, लेबर का कितना है सर 0.49, 0.49, 0.49, 0.49, ओवरहेड्स कितना है सर 0.29, 0.29, 0.29, 0.29। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या देखते हो, फटाफट मल्टीप्लाई करो, वैल्यू निकालो, ठीक है, 6,000 इंटू 0.2, 6,000 इंटू 1.18, 7080, फटाफट मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, 6,000 इंटू 0.49,
2940 कहीं गलत हो गया तो तुम लोग सही कर लो। 6000 इंटू 0.29 1740, इसका टोटल 30,000 इंटू 1.18 35,400, 30,000 इंटू 0.49 14,700, 30,000 इंटू 0.29 8,700, ठीक है, इसका टोटल कर लो। 15,000 इंटू 1.18 17,700, 15,000 इंटू 0.49 7350। कैलकुलेट बराबर करो, अगर मेरा कैलकुलेटर को यहाँ वहाँ चला तो आप लोग का सही होना चाहिए। 15,000 इंटू 0.29 4350। चलो प्लस करो फटाफट। 7080 प्लस 2940 प्लस 1740 11,760 11,760 35,400 plus 14,700 plus 8,700 is equal to 58,800 58,800 1 2 3 58,800 plus 11,760 plus 10,000 is equal to 80,560 80,560। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। हमारे लिए ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर कोई कोई टीचर्स आपको यहाँ पे अलग करके कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर करके। नेक्स्ट है इनका टोटल 17,700 प्लस 7350 प्लस 4350 29,400 29,400। तो इसमें कोई तो प्लस करने के लिए है नहीं, तो इतना आएगा 29,400। सेकेंड हो गया, आंसर हो गया हो गया हो गया हो गया। नॉर्मल लॉस नहीं है सर, एबनॉर्मल लॉस नहीं है सर। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू नेक्स्ट पोस्ट, मींस कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। तो 40,000 का कीमत कितने में ट्रांसफर हुआ? 80,560। कंफ्यूज्ड है, छोड़ दो छोड़ दो। क्लोजिंग का कितना अमाउंट आया सर? क्लोजिंग का अमाउंट आया 29,400, ठीक है। हाँ सर ठीक है, चलो देखते हैं, इसको टैली करो। 10,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,10,000। यूनिट्स कितना लगाया? मटेरियल और 50,000 इंट्रोड्यूस किया था, टोटल कितना हो गया? 60,000। 60,000 के यूनिट्स में 20,000 क्लोजिंग, 40,000 ट्रांसफर। 1,10,000 में 29,400 क्लोजिंग, 1,10,000 में 29,400 क्लोजिंग। आ गया नहीं, कहीं तो झोले कितने रुपीस का, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन यहाँ पे रहेगा 40 पैसे के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। बिकॉज हमारा यहाँ पे राउंड ऑफ कम आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, तो ज्यादा करके आपका जो राउंड ऑफ होगा उसमें आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 80,560 प्लस 29,400 40 रुपए का आपका डिफरेंस आएगा। तो 40 रुपए को आप कहीं तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर में इसका मतलब यहाँ पे आपका 80,600 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1,10,000 का कॉस्ट है टोटल, इसमें 29,400 का क्लोजिंग है, 29,400 क्लोजिंग है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 80,600 का। और आपका यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है वो भी मैं बता देता हूँ क्यों आ रहा है। यहाँ पे जो 80,600 का कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे, वो अपना 80,560 का है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज में चेंज किया है, ठीक है। पॉइंट वाइज के चेंज होने के कारण आपका यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। क्या होता अगर इसकी पूरी कैपेसिटी 2 की होती, 2 रुपए की होती, अगर राउंड फिगर हो जाता, क्योंकि हमारा पॉइंट वाइज कैलकुलेशन अलग अलग है। राउंड फिगर, किसी का राउंड फिगर किया है, किसी का राउंड फिगर नहीं किया। अगर क्या होता हमारा 2 रुपए का कैलकुलेशन होता तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट अमाउंट से टैली हो जाता, ठीक है। तो कभी आपका अगर फ्लक्चुएट हुआ
कभी आपका अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो यहीं पे फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट के हिसाब से टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका एग्जैक्ट अमाउंट के हिसाब से टैली होगा, मतलब वेरिएंस नहीं रहेगा पॉइंट का, पॉइंट पैसे का वेरिएंस नहीं रहेगा, तो आपका यहाँ पे टैली हो जाएगा। ठीक है, इट गारंटी। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कैलकुलेट करके देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा वही आंसर मिलेगा जो हमको यहाँ पे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर का। ठीक है, तो 80,600 का आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर है। तो उसके लिए कभी भी ऐसा कैलकुलेट करके देखो जो आपको यहाँ से टैली करने को बताया, ये अमाउंट आपका टैली फिगर है। क्लियर है गाइस? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यही था कि टैली नहीं हुआ 40 रुपए से। ठीक है, फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे 40 रुपए का डिफरेंस हो गया। नहीं तो अदरवाइज अगर ये हमारा परफेक्ट आता था, ठीक है, रेट में परफेक्ट आता तो हमारे यहाँ पे भी क्या हो जाता, परफेक्ट कैलकुलेशन होता। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही लेक्चर्स में। आई होप आपको लेक्चर समझा रहेगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको लेकर आऊंगा, इसमें नॉर्मल लॉस की कैपेसिटी हो, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन दोनों में से एक की कैपेसिटी हो, सेम कैलकुलेशन हो। ठीक है, जिससे आपको और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाए विद डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, विद डिफरेंट लेवल। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे हैं। लेक्चर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।